Please like, subscribe and share our channel The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। मैं कीर्ति आहूजा आपके सामने लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड 2013 का पेपर। अब हम लगातार सेकंड ग्रेड में आए हुए जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं उन पर विचार करेंगे और लगभग 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि हर पेपर को 10 मिनट में हम कर लें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आगे के पेपर की क्या संभावनाएँ हैं। तो पहले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो है तृतीयक क्षेत्र। वर्तमान में भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चयनित साख नियंत्रण की विधि है? तो ये है नैतिक दबाव। इसके अलावा जो बाकी तीन हैं, जैसे बैंक दर में परिवर्तन है, नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, इसके अलावा SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात है, ये सब जो है वो मात्रात्मक उपाय हैं साख नियंत्रण के। और जो नैतिक दबाव है ये चयनित साख नियंत्रण या गुणात्मक उपायों का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय अनुमानित की जाती है, तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है वो अनुमानित की जाती है। उससे अगला प्रश्न जो परीक्षा में आया हुआ है वो ये है कि विनिवेश से हमारा क्या मतलब है? तो विनिवेश होता है जब सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनको PSU भी बोला जाता है, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचा जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम विनिवेश बोलते हैं। और इसके लिए वर्तमान में जो विभाग काम करता है विनिवेश हेतु, उसका नाम है DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। ये आप नोट कर लेना कि वर्तमान में विनिवेश हेतु भारत सरकार का विभाग है जिसका नाम है DIPAM, DIPAM। आगे है अगला प्रश्न कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी MU जब जीरो होती है, तो TU जो है वो मैक्सिमम होती है। ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है। अगला प्रश्न, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ये है छिपी हुई या डिस्गाइज्ड, या इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। जब क्या होता है कि ये आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, जबकि वास्तव में उन लोगों की कार्य में आवश्यकता नहीं होती, तो जो अतिरिक्त लोग जो काम पर लगे हुए हैं वो वास्तव में छिपे हुए बेरोजगार होते हैं। और उन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता, ये शब्द याद रखना, सीमांत उत्पादकता जीरो या नगण्य होती है, यानी यदि उन लोगों को काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे जो है वो छिपी हुई या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगला है विस्तृत मुद्रा का संबंध है, यानी ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है? तो M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है और M1 जो है उसे संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, तटस्थता वक्र पर दो सामान्य वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होती है? तो तटस्थता वक्र पर दो सामान्य वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती हुई होती है या गिरती हुई होती है। अगला प्रश्न, निम्न में चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो चक्रीय बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो है वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव। यदि मांग नहीं होगी तो जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से संबोधित करेंगे, या इसको अंग्रेजी में बोलें तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखो, बैंक दर बढ़ा दे, रेपो दर बढ़ा दे, SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दे, इससे क्या होगा? साख की लागत में वृद्धि होगी, यानी ऋण लेने महंगे हो जाएंगे। और दूसरा, इससे बाजार में मुद्रा पूर्ति की कमी होगी या मुद्रा पूर्ति में कमी होगी। और जब बाजार में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या महंगाई होती है, महंगाई, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होता है, तो रिजर्व बैंक द्वारा इन उपायों को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न, GDP अपस्फीति कारक या जिसे बोला गया GDP डिफ्लेटर जो है ये बराबर होता है। तो GDP डिफ्लेटर जो है वो होता है जब मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP, मौद्रिक GDP में वास्तविक GDP का या नॉमिनल GDP में रियल GDP का भाग देने पर हमें GDP डिफ्लेटर की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, या इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। उसके बाद, यदि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक है तो वह वस्तु कौन सी होती है?
तो वह वस्तु होती है घटिया वस्तु। आय लॉस ऋणात्मक का मतलब क्या है कि आय बढ़ने पर वस्तु और सेवा की मांग का कम हो जाना और आय कम होने पर वस्तु और सेवाओं की मांग का बढ़ जाना। तो जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति घटिया वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर देगा, इसलिए आय लॉस को क्या कहा गया, ऋणात्मक कहा गया। जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तो ऐसी वस्तु को बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण की बात करें तो प्रतिस्थापन वस्तुओं का मुख्य रूप से उदाहरण अगर हम देखें तो प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक मुख्य उदाहरण आता है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी यानी यदि चाय की कीमत में कमी होगी तो उससे क्या होगा कि कॉफ़ी की मांग में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये प्रभाव ये बता रहा है। अगला प्रश्न, वर्तमान विदेशी व्यापार नीति का संबंध किससे है? 2013 में ये पेपर आया था, तब 2009 से 2014 इसका आंसर था। लेकिन हम बात करें तो वर्तमान विदेश व्यापार नीति जो है वो अप्रैल 2023 से लागू हुई। इससे पहले वाली विदेश व्यापार नीति जो थी वो 2015 से 2020 के लिए थी, लेकिन कोविड की वजह से उसे 3 साल एक्सटेंड किया गया। अब वर्तमान विदेश व्यापार नीति जो है जो प्रभावी है 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से। आर्थिक आयोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग का संबंध जो है वो संसाधनों के आवंटन से होता है या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक लक्षित समृद्धि दर कितनी है? तो वो थी 8% जो हमने निर्धारित की थी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की। बता दूं कि भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो थी 2012 से लेकर 2017। मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर या आयताकार हाइपरबोला आकृति वाला होता है जब उस वस्तु की मांग की कीमत लॉस जो है वो इकाई के बराबर होती है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं आयताकार हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये प्रश्न आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? गृहिणी द्वारा किए गए कार्य को जो है वो अनार्थिक क्रिया का भाग माना जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसके अलावा बाकी 3 यह आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण है। विद्यालय में ट्यूशन फीस जब हम देते हैं तो यह आर्थिक क्रिया है। गाना गाने हेतु दिया गया पारिश्रमिक भी आर्थिक क्रिया है। बिस्कुट के विक्रय से प्राप्त आय भी आर्थिक क्रिया है। जबकि गृहिणी द्वारा किए गए कार्य या एक पिता द्वारा अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ाना ये अनार्थिक क्रियाओं का भाग है और इन्हें राष्ट्रीय आय की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमारे जो है वो 2013 सेकेंड ग्रेड के पेपर में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर हो गए। अगली बार हम जो है इसी से अगले पेपर जो आया है सेकेंड ग्रेड इकोनॉमिक्स के उन प्रश्नों पर जो है वो बात करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि हम 10 मिनट में किसी वीडियो को पूरा करें और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो हम इकट्ठा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।